हेलो फ्रेंड, आइए आज हम BA सेकेंड ईयर पर एक जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पर आज हमारी आपकी चर्चा होने जा रही है। आज का टॉपिक है राजपूत काल। राजपूत काल, राजपूत काल जिसका समय जो है वो 800 से 1200 माना जाता है। 800 से 1200 ये इसका ईस्वी सन में है। 1200 ईस्वी सन इसका टाइम माना जाता है। तो सबसे पहले राजपूत जो ये राजपूत काल है इसके पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि जैसे ही गुप्तों के पतन होता है, गुप्त राजवंश के पतन के बाद जो विकेंद्रीकरण, अति विकेंद्रीकरण की जो स्थिति आती है, उसके बाद हर्ष का जब टाइम आता है तो हर्ष के समय उस विकेंद्रीकरण को हर्ष ने समाप्त किया और एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की। तो हर्ष के बाद जैसे ही हर्ष का पतन होता है, वर्धन वंश का पतन हो जाता है। तो वर्धन वंश के पतन के बाद जो विकेंद्रीकरण की स्थिति आती है, विकेंद्रीकरण की स्थिति आती है, केंद्र में कोई सत्ता नहीं होती। देखिए, अगर बात करें विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, तो विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है जब केंद्र में कोई सत्ता नहीं होती तो ऐसी अवस्था में चारों तरफ जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और एक दूसरे के खिलाफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हर्ष का पतन होता है या कहें कि वर्धन वंश का पतन हो जाता है तो उसके बाद केंद्र में कोई सत्ता नहीं होती। तो ऐसी अवस्था का जो समय कहलाता है वो अति विकेंद्रीकरण का कहलाता है। और ये कहें कि मत्स्य न्याय व्याप्त हो जाता है। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जब छोटी मछली बड़ी मछली को निगल जाए, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? मत्स्य न्याय कहते हैं। तो चारों तरफ मत्स्य न्याय की स्थिति होती है। तो इसी समय जो है राजपूतों का उदय होता है। तो ये जो पूरा काल है इसको डार्क एज भी कहा जाता है, अंधयुग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं राजपूतों के उद्भव के बारे में। राजपूतों का जो उद्भव होता है, अब देखिए राजपूत शब्द जो है ये संस्कृत का विकृत राजपुत्र से लिया गया है। संस्कृत के विकृत शब्द राजपूत से इसका उद्भव माना जाता है। राजपूत शब्द, ये जो राजपूत शब्द है ये संस्कृत के राज के विकृत शब्द राजपुत्र से लिया गया है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। प्रारंभ में ये जो राजपूत शब्द है ये राजकुमारों के लिए प्रयुक्त होता था और धीरे धीरे बाद के कालों में हमने देखा ये जो शब्द है राजपूत ये शासकों के संदर्भ में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि ये राजपूत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राजपुत्र का विकृत शब्द रूप है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, और ये प्रारंभ में राजकुमारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था और बाद के समय में ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाने लगा, तो ये शासकों के लिए। ठीक है, शासकों के लिए ये प्रयुक्त किया जाने लगा, प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा अगर ऐसा पूछता है। और जहाँ तक राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न है तो देखिए इनको राजपूतों को क्षत्रिय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षत्रिय। अब क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय का अर्थ होता है छत्र, यानी हानि से जो रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। हानि से जो रक्षा करे उसे क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। राजपूतों की जो उत्पत्ति की बात है तो राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी दो मत हैं। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी दो मत हैं। वो कौन कौन से मत हैं? तो पहला जो मत है वो विदेशी मत है और दूसरा है देशी मत। दो मत हैं। पहला है आपका विदेशी मत, विदेशी मत, और दूसरा है आपका
देसी मत। विदेशी मत की जहां तक बात की जाए तो इस मत के जो सबसे अग्रणी इतिहासकार हैं वो हैं कर्नल जेम्स टाड। कर्नल जेम्स टाड। टाड महोदय ने राजपूतों को विदेशी स्थितियनों यानी शकों की संतान माना है। इनके साथ कुछ और इतिहासकार हैं जैसे विलियम क्रुक स्मिथ, वेसेंट स्मिथ, कर्नल जेम्स टाड, विलियम क्रुक्स और वेसेंट स्मिथ महोदय और भंडारकर महोदय ने भी राजपूतों को विदेशी माना है। भंडारकर महोदय। तो भंडारकर महोदय ने इन लोगों ने क्या कहा कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई ये विदेशियों से इनकी उत्पत्ति हुई और ये जो राजपूत हैं ये विदेशी सीथियनों की संतान है। किसकी संतान है? तो सीथियनों की संतान है। सीथियनों से तात्पर्य शक। तो शकों की संतान इनको माना और कहा जो इन्होंने अपना मत दिया उसके संदर्भ में ये बताया कि इनका जो धार्मिक और सामाजिक जो जीवन होता था, रहन सहन आदि जैसे होते थे सेम वैसे ही यहाँ के राजपूतों का होता था। तो दोनों के इन सब सारी चीज़ों को जब देखा उनमें समानता दिखाई दी तो उसी के आधार पर इन्होंने जो है राजपूतों को विदेशी सीथियनों यानी शकों की संतान कहा। जैसे उदाहरण में पहला इन्होंने कहा कि इनके रहन सहन के आधार पर राजपूतों का रहन सहन और सीथियनों शकों का रहन सहन बिल्कुल एक जैसा था। जैसे वो जिस तरीके से रहते थे और सेम उसी तरीके से इनका भी रहन सहन हुआ करता था। तो इस आधार पर जो है कर्नल जेम्स टाड महोदय, विलियम क्रुक, वेसेंट स्मिथ आदि महोदय ने इनको विदेशी सीथियनों की संतान कहा। और दूसरा वेशभूषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर जैसे वस्त्र ये लोग पहनते थे सेम ऐसे ही ये लोग भी पहनते थे। तो इस आधार पर जो है कर्नल जेम्स टाड महोदय ने कहा कि ये जो है विदेशियों की संतान है। और तीसरा मांसाहार का प्रचलन, मांसाहार का प्रचलन। भारतीय राजपूत शासकों में भी मांसाहार का प्रचलन था और सीथियनों शकों में भी मांसाहार का प्रचलन था। इस आधार पर भी इन लोगों ने कहा कि ये विदेशियों की संतान है। और चौथा रथों के द्वारा युद्ध करना, रथों के द्वारा युद्ध करना। राजपूत लोग भी रथों से युद्ध करते थे और ये भी रथों से युद्ध करते थे। इस आधार पर जो है कहा गया कि ये विदेशियों की संतान है। और पांचवा यज्ञों का प्रचलन, यज्ञों का प्रचलन। यज्ञों के प्रचलन इन सभी चीजों के इन सभी के आधार पर ही राजपूतों को जो है विदेशी माना गया। लेकिन अगर हम इसका सही तरीके से जब इसका उल्लेख करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें जो रहन सहन वेशभूषा है, मांसाहार का चलन, रथों द्वारा युद्ध है, यज्ञों का चलन, ये हमारे यहाँ बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही थी। इस तरीके से हम बहुत पहले से ऐसा करते थे। तो इस आधार पर हम ये नहीं मान सकते कि राजपूत जो हैं वो विदेशी सीथियनों की
संतान है। रथों के द्वारा हम बहुत पहले से युद्ध, प्राचीन समय से ही हम रथों के द्वारा युद्ध करते थे। मांसाहार का चलन प्रागैतिहासिक काल से ही हम देखते हैं हमारे यहाँ मांसाहार का चलन रहा है। वेशभूषा, जो हमारे वेशभूषा कल्चर थे वो जब विदेशी सिथियन सब आए तो वहाँ यहाँ के कल्चर को उन लोगों ने भी अपना लिया। तो इन सब सारी चीज़ों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जो राजपूत हैं ये विदेशी सिथियनों की संतान थे। अब आइए आगे देखते हैं देसी मत। जहाँ तक बात देसी मत की है तो देसी मत की उत्पत्ति के सिद्धांत में, देसी मत की उत्पत्ति के सिद्धांत में हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, गौरी शंकर, गौरी शंकर और सीवी वैद, सीवी वैद, इन 3 लोगों ने राजपूतों को देसी माना है। कहा है इनकी जो उत्पत्ति हुई ये यहीं से हुई और ये कहीं किसी बाहरी लोगों के वंशज नहीं थे। तो इसमें हीराचंद ओझा, गौरी शंकर और सीवी वैद। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो देसी मत से और दूसरा विदेशी मत से। ये जरूर क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि अगर पूछ ले कि राजपूतों को किसने विदेशी माना है तो इसका सही आंसर होगा जेम्स टाड महोदय। मान लीजिए कर्नल जेम्स टाड महोदय उसमें नहीं दिया है ऑप्शन, तो उसकी जगह क्या देगा? तो उसकी जगह देगा विलियम क्रुक महोदय, स्मिथ, भंडारकर। इसमें से कोई एक नाम दे सकता है। तो इन सभी को जानते रहिएगा यहाँ से। और दूसरा, देसी मत से अगर क्वेश्चन पूछे तो देसी मत में इन तीनों लोगों में से कोई भी एक नाम आपको याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो अगर कहे देसी मत या स्वदेशी मत का सिद्धांत, राजपूतों को किसने स्वदेशी माना है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो भारत से ही हुई है, अगर ऐसा होता है उसमें हीराचंद ओझा का नाम देगा, इनको नहीं देगा तो गौरी शंकर का नाम देगा या तो फिर सीवी वैद का नाम देगा। तो इन लोगों ने राजपूतों को कहा कि ये विदेशियों की संतान नहीं बल्कि इनकी जो है उत्पत्ति यहीं से हुई है और ये यहीं के थे। इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार जब परशुराम जी ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया, तो जब समस्त क्षत्रियों का विनाश परशुराम जी ने कर दिया तो ऐसी अवस्था में चारों तरफ जो है मत्स्य न्याय व्याप्त हो, चारों तरफ जो है चारों तरफ अराजकता फैल जाती है। जब चारों तरफ अराजकता फैल जाती है, म्लेच्छों का, राक्षसों का तांडव होने लगता है, चारों तरफ ये लोग अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में बहुत लोगों को परेशान किया जाने लगा। ऐसे कंडीशन में जो है वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। वशिष्ठ महोदय ने आबू पर्वत, ये आबू पर्वत राजस्थान में है, आबू पर्वत पर इन्होंने क्या किया? एक यज्ञ किया। आबू पर्वत पर जब एक यज्ञ किया तो उस यज्ञ से 4 योद्धाओं का जन्म हुआ। 4 योद्धा निकल कर आए। कौन कौन आए? तो पहला आया प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, दूसरा आया परमार वंश, प्रतिहार परमार, और तीसरा आया चौहान वंश, चौहान वंश, और चौथा आया चालुक्य वंश। चालुक्य या चालुक्य कुछ भी दे दें, चालुक्य या चालुक्य वंश, इसको एक और नाम से जानते हैं, या सोलंकी वंश, या सोलंकी वंश, तो जानते रहिएगा। तो ये 4 योद्धा निकल कर आए आबू पर्वत पे वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से। 4 योद्धा निकल कर आए जिसमें प्रतिहार वंश और दूसरा परमार वंश। ये हमने बिल्कुल क्रम से लिखा है। ये जब भी आपसे पूछे, क्रम से भी पूछे तो भी आप बता सकते हो कि पहले कौन आया, तो प्रतिहार वंश आया, इसके बाद कौन आया, परमार वंश आया, इसके बाद कौन आया, चौहान वंश आया, और इसके बाद कौन आया, चालुक्य वंश या चालुक्य वंश, और या तो फिर सोलंकी वंश। ये 4 योद्धा निकल कर आए। अब आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप इसका सही आंसर बता सकते हो कि यज्ञ के द्वारा। वशिष्ठ जी ने जो आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, उस यज्ञ के द्वारा इनकी
उत्पत्ति हुई। तो जब भी इनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। और रही बात दूसरी इनकी उत्पत्ति की, तो दूसरा भी एक सिद्धांत है। एक तो ये सिद्धांत है कि वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ से 4 योद्धाओं का जन्म हुआ। ये 4 योद्धा निकल कर आए, ठीक है। और जो भी अराजकता की स्थिति थी उससे जो है छुटकारा दिलाया। लेकिन दूसरा जो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या है, वो ये है कि वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी। वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। तो कामधेनु जो गाय थी उसको जो है विश्वामित्र ने चुरा लिया। जब विश्वामित्र ने चुरा लिया तो वशिष्ठ जी ने जो है अपनी रक्षा के लिए आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 योद्धाओं का जन्म हुआ। तो ये जानते रहिएगा, ये जो 4 योद्धा निकल कर आए हैं आबू पर्वत पे, तो 2 सिद्धांत हैं। तो इन दोनों सिद्धांत को जानते रहिएगा। आपसे पूछा जा सकता है राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के द्वारा, ठीक है, किए गए यज्ञ के द्वारा। आबू पर्वत पर जो यज्ञ किया जाता है उसी से जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये आप जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाए आपसे तो आप बता सकते हो। तो इसमें से आइए देखते हैं। सबसे पहला गुर्जर प्रतिहार वंश। जो पहला वंश है वो कौन है, तो वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। पहला वंश गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। हाँ, तो आइए अब चलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। जो पहला वंश है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश। जहाँ तक गुर्जर प्रतिहार वंश की बात है तो इस वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जानकारी के साधन। जानकारी के साधन वो कौन कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से गुर्जरों के बारे में हमें पता चलता है? देखिए, जहाँ तक जानकारी का माध्यम है तो पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक की रचना है। जयानक ने लिखा पृथ्वीराज विजय, और इससे जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जयानक, पृथ्वीराज विजय, इससे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई की रचना है। चंद बरदाई, इसने लिखा पृथ्वीराज रासो। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदबरदाई। चंदबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। और कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से भी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इनके कुछ अभिलेखिक साक्ष्य हैं जिसमें मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति,
ये मिहिर भोज की है, इससे भी मिहिर भोज अगर पूछे तो बता सकते हैं आप। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से भी जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो गुर्जरों के बारे में अगर पूछे, और कुछ विदेशी इतिहासकार भी हैं, तो विदेशी इतिहासकारों में भी अगर बात करें तो विदेशी इतिहासकार कौन कौन हैं, तो विदेशी इतिहास में अल मसूदी जिसने गुर्जरों को अल गुजर और शासक को बौरा कहा है। ये एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि किसने गुर्जरों को अल गुर्जर और शासक को बौरा कहा है, तो अल मसूदी ये विदेशी इतिहासकार है, इसने गुर्जरों को अल गुजर और शासक को बौरा कहा है, ये जानते रहिएगा। और सुलेमान ये अरबी घोड़े का व्यापारी था। किसके समय में सुलेमान भारत आया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज के समय में। सुलेमान किसके समय भारत आया, तो मिहिर भोज के समय में सुलेमान भारत आया था, ये जानते रहिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सिविल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और अल मसूदी, सुलेमान और एक और इतिहासकार है जिसका नाम है, एक और इतिहासकार हैं जिसने इनके बारे में बताया है, वो है इब्न खुर्दाब। इसने भी अल गुर्जरों के बारे में, या कहें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में इसने भी उल्लेख किया है। तो इन सभी से जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर जानकारी पूछे कहाँ से मिलती है, या इनके इतिहास जानने के वो साधन कौन कौन से हैं जिनसे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो आप इनके बारे में बता सकते हो कि पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा और चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो से, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी से, और मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति से, तथा इन अल मसूदी, सुलेमान, अब इन खुर्दाब जैसे इतिहासकारों के विवरण से भी इनके बारे में पता चलता है। अब आइए इनकी उत्पत्ति देखते हैं, इनकी उत्पत्ति और इनका मूल निवास स्थान। तो इनकी उत्पत्ति, जैसा कि हमने बताया कि इनकी उत्पत्ति गुर्जरों की कैसी हुई है, तो वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से इनकी उत्पत्ति होती है। वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था जिससे 4 योद्धा निकल कर आए थे, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चाहमान और चालुक्य। ये 4 योद्धा निकल कर आते हैं, उसी से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनके मूल निवास स्थान की बात अगर करें, मूल निवास इनका कहाँ था, तो इनका मूल जो निवास स्थान है, तो इनके मूल निवास स्थान के बारे में कहा जाता है कि उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। उत्तर भारत क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। कुछ लोगों ने इनको जो है उज्जैन, अवंती के अधीन उज्जैन में इनका मूल निवास स्थान माना है, लेकिन इसके बारे में विभेद है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि गुर्जरों का मूल निवास कहाँ था, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों ने उत्तर भारत में इनका मूल निवास स्थान माना है। तो ये जानते रहिएगा, जब इनके निवास स्थान की बात की जाए, गुर्जरों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो आप ये बता सकते हो। और वेनसांग ने तो इनको कहा, इनका आबू पर्वत के आसपास कहीं पे इनका मूल निवास स्थान बताया है। उसने कहा है इनके मूल निवास स्थान के बारे में कि इनका मूल निवास भीनमल, आबू पर्वत के आसपास कहीं है भीनमल, उसी के पास इनका मूल निवास स्थान था। तो अगर पूछे वेनसांग ने इनका मूल निवास स्थान कहाँ माना है, तो आप बता सकते हो। अब इनकी प्रारंभिक स्थिति के बारे में बात करें तो इस वंश का जो संस्थापक शासक था, इस वंश का संस्थापक शासक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम इस वंश का संस्थापक शासक था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक शासक किसे माना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, जो इस वंश का प्रथम संस्थापक शासक था।
ग्वालियर लेख में इसे इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक भी कहा गया है। अगर पूछे कि ग्वालियर लेख में किसे गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कहा गया है, तो नागभट्ट प्रथम के लिए ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को प्रथम शक्तिशाली शासक कहा गया है। ये अगर आपसे पूछा जा सकता है तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये जानते रहिएगा। और उसके बाद इसके अगर शासन का टाइम पूछे तो 730 से लेके 756 इसका शासन का टाइम होता है। 730 से लेके 756 ये इसके शासन का टाइम है। अगर शासन का टाइम पूछे कब से लेकर कब तक नागभट्ट प्रथम ने शासन किया, तो इसके शासन का टाइम है 730 से लेके 756 तक, ये इसके शासन का टाइम है। और इसके बाद जो अगला शासक होता है वो होता है वत्सराज। वत्सराज के शासन का जो टाइम है, तो इसके शासन का टाइम 775 से लेके 800 माना जाता है। 775 से 800 इसके शासन का टाइम माना जाता है। और ये इसी के समय में विस्तारवादी नीति का प्रारंभ होता है। और सबसे पहले इसका जो संघर्ष होता है वो पाल वंश का शासक होता है धर्मपाल। क्योंकि इसके समय में ये कहा गया मालवा और आसपास के क्षेत्रों में पाल सत्ता का उद्भव हो जाता है। और इसका जो समकालीन पाल वंशी राजा होता है जिसका नाम होता है धर्मपाल। आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वत्सराज के समय में पाल वंश का इसका समकालीन शासक कौन था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। इसका समकालीन शासक धर्मपाल था। और दोनों के बीच में संघर्ष होता है। और जब दोनों के बीच में संघर्ष होता है तो दोनों के बीच में हुए इस संघर्ष में वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। जब वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद उसके उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और यहीं पर चक्रायुध नामक एक कन्नौज पर शासन करने वाला शासक होता है जिसका नाम होता है चक्रायुध। और कन्नौज को लेकर ही पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में एक संघर्ष होता है जिसको त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष। अगर ये कहे त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ है। तो इसमें 3 शासक हैं। पहला है प्रतिहार, और दूसरा है पाल, और तीसरा है राष्ट्रकूट। इन 3 राजवंशों के बीच में त्रिकोणात्मक 3 राजवंशों के बीच में होने वाले संघर्ष को ही त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। ये जानते रहिएगा, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और किसको लेकर त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था? अगर ऐसा पूछता है तो कन्नौज को लेकर। क्योंकि कन्नौज से पहले हमने देखा कि जो स्थान पहले पाटलिपुत्र का था वही आगे चलकर हम देखते हैं वो स्थान किसने ग्रहण कर लिया? कन्नौज ने कर लिया। तो अब जो पहले संघर्ष होता था पाटलिपुत्र को प्राप्त करने के लिए, वही संघर्ष हम देखते हैं इस समय जो है कन्नौज को प्राप्त करने के लिए होता है। और कन्नौज पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए हुए संघर्ष में धर्मपाल द्वारा जो समर्पित शासक होता है जिसका नाम होता है चक्रायुध। तो चक्रायुध को वत्सराज ने पराजित कर दिया। और ये जो चक्रायुध और इसके बाद एक और होता है जो कन्नौज पर इसको जब हटाया वत्सराज ने, तो इसकी जगह बैठाता है इंद्रायुध को। ये युद्धवंशी जो शासक होते हैं ये बड़े निर्बल शासक होते हैं। और ये हमेशा जो है कभी प्रतिहारों के और कभी पालों के आश्रित होकर शासन किया करते थे। तो इनको जो है चक्रायुध को हटाकर वत्सराज ने इसकी जगह पे किसे बिठाया? तो इंद्रायुध को। जानते रहिएगा। और ये दोनों ही निर्बल शासक होते हैं। अब इस हुए संघर्ष में जब इसने वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया, तो जैसे इसने धर्मपाल को पराजित किया उसके बाद जो है दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश, और इस वंश का जो शासक होता है वत्सराज के समय जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, जिसका नाम होता है ध्रुव।
ध्रुव, इसको एक और नाम से जाना जाता है ध्रुव धारावर्ष। ध्रुव धारावर्ष, तो ध्रुव धारावर्ष ने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। अभी तक कोई भी दक्षिण भारत का ऐसा शासक नहीं था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया हो। ये पहला शासक होता है जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो इस संघर्ष में वत्सराज पराजित हो जाता है और वत्सराज पराजित होकर ये जो है राजस्थान के क्षेत्रों में भागकर चला जाता है। तो जब ये और उसके बाद ध्रुव धारावर्ष ने इसको आक्रांत करने के बाद यहाँ से ढेर सारा यहाँ से ढेर सारा जो है धन प्राप्त करता है और उसको लेकर ये दक्षिण भारत वापस चला जाता है। ये यहाँ पे शासन नहीं करता, सिर्फ इसको आक्रांत करता है और आक्रांत करने के बाद ही पुनः ये दक्षिण भारत वापस चला जाता है। और इसके वापस जाने के बाद जैसे ही ये दक्षिण भारत वापस जाता है तो वापस जाने के बाद धर्मपाल ने इस स्थिति का फायदा उठाया और इस स्थिति का फायदा उठाने के बाद इसने वत्सराज के ऊपर पुनः जो है आक्रमण कर दिया और अपनी शक्ति को संगठित करके जब इसने वत्सराज के ऊपर आक्रमण किया तो इस द्वितीय संघर्ष में वत्सराज पराजित हो जाता है और पुनः जो है धर्मपाल का इसके क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है। और ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का प्रथम चरण भी कहा जाता है। अगर बात करें कि त्रिकोणात्मक का प्रथम चरण किसके किसके बीच में जो संघर्ष हुआ था, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, प्रतिहारों की तरफ से कौन था? वत्सराज। प्रतिहार की तरफ से कौन था? तो वत्सराज। वत्सराज प्रतिहारों की तरफ से था। और पालों की तरफ से कौन था? तो पाल की तरफ से धर्मपाल होता है, धर्मपाल। और राष्ट्रकूटों की तरफ से कौन होता है? तो राष्ट्रकूटों की तरफ से कौन होता है? तो राष्ट्रकूटों की तरफ से होता है ध्रुव, ध्रुव धारावर्ष। ये प्रथम चरण होता है जिसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिहार की तरफ से किसने भाग लिया, पाल की तरफ से किसने भाग लिया और राष्ट्रकूटों की तरफ से किसने भाग लिया है इस प्रथम होने वाले प्रथम चरण में। तो इसका सही आंसर आप ये बता सकते हो। इसका शार्ट स्क्रीन भी आप लोग ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से जितने भी आप चीज़ें हमने आपको बताई वो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, सभी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे और कई बार ये हमेशा कई सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप विशेष इन पर ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वत्सराज के बाद जो अगला शासक होता है वो अगला शासक होता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय अगला शासक जो होता है वो होता है नागभट्ट द्वितीय। ये इस वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है, शक्तिशाली शासक होता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। और इसके शासन का अगर टाइम पूछा जाए नागभट्ट द्वितीय की तो 800 से लेकर 833, 800 से लेकर 833 ईस्वी सन तक इसके शासन का टाइम है। एक क्वेश्चन कभी कभी शासन के टाइम से ही पूछ लेता है, तो अगर टाइम पूछे तो टाइम ये जानते रहिएगा। 800 से लेकर 833 तक इसके शासन का टाइम है। इसने परम भट्टारक परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की थी। अगर इसके उपाधियों से अगर क्वेश्चन आए कि नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, इसने परम भट्टारक परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक परमेश्वर, परम भट्टारक परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की थी। उपाधियों से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे एग्जामों में हमने देखा है कि उपाधियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं। और इसने धर्मपाल को पराजित किया, पाल वंशी जो शासक होता है। क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है इसका प्रथम चरण हमने देखा, तो प्रथम चरण में जब ये संघर्ष का वहाँ से प्रारंभ हो जाता है और ये लगभग कई वर्षों तक लगातार ऐसे संघर्ष चलता रहता है,
तो द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि इसमें नागभट्ट द्वितीय का संघर्ष किसके साथ होता है? पालवंशी शासक धर्मपाल से होता है। तो धर्मपाल से के ऊपर इसने आक्रमण किया और इस आक्रमण में धर्मपाल पराजित हो जाता है। और जब धर्मपाल पराजित हो जाता है तो धर्मपाल को पराजित करने के बाद इसने चक्रायुध को पुनः हटाकर यहाँ पे कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह कन्नौज जो है प्रतिहारों के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है नागभट्ट द्वितीय के समय में। और इंद्रायुध को इसकी जगह स्थापित करता है चक्रायुध की जगह। तो ये जानते रहिएगा कि यहाँ से द्वितीय चरण में जो है कन्नौज पर पुनः किसका अधिकार हो जाता है? तो द्वितीय चरण में प्रतिहारों का कन्नौज पर पुनः अधिकार हो जाता है। लेकिन जब धर्मपाल को इसने पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार किया तो फिर दक्षिण भारत का राजपूत वंशी शासक गोविंद तृतीय, ये नाम याद रखिएगा कौन होता है? तो गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ये दक्षिण भारत का राजपूत वंशी शासक होता है। गोविंद तृतीय ने आक्रमण किया किसके ऊपर? नागभट्ट द्वितीय के ऊपर। तो अब जब द्वितीय चरण की बात की जाएगी कि द्वितीय चरण में किन किन शासकों ने भाग लिया, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से, प्रतिहार वंश की तरफ से नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय हो जाएगा। और पाल वंश की तरफ से, पाल वंश की तरफ से होता है धर्मपाल, धर्मपाल। और राष्ट्रकूट वंश की तरफ से, राष्ट्रकूटों की तरफ से होता है गोविंद तृतीय। अब देखिए लगे हाथ हम त्रिकोणात्मक संघर्ष को भी लेते चल रहे हैं। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का द्वितीय चरण हो जा रहा है। तो द्वितीय चरण में कहे कि किन किन शासकों ने भाग लिया, तो द्वितीय चरण में प्रतिहार वंश की तरफ से नागभट्ट द्वितीय हो जाता है। और पाल वंश की तरफ से कौन होता है? तो पाल वंश की तरफ से धर्मपाल हो जाता है। और राष्ट्रकूटों की तरफ से कौन होता है? तो राष्ट्रकूटों की तरफ से होता है गोविंद तृतीय। ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकारों ने ये आरोप लगाया कि जब नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित कर दिया, तो जब धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित कर दिया तो धर्मपाल ने ही दक्षिण भारत के शासक राष्ट्रकूट वंशी गोविंद तृतीय को नागभट्ट द्वितीय के खिलाफ आमंत्रित किया उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए। तो ये जानते रहिएगा कि चक्रायुध और धर्मपाल दोनों ने मिलकर ही गोविंद तृतीय को उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया था। तो इस द्वितीय संघर्ष में जो है नागभट्ट द्वितीय गोविंद तृतीय द्वारा परास्त किया जाता है। लेकिन गोविंद तृतीय यहाँ पर अधिकार नहीं करता, बल्कि अपने पिता ध्रुव धारावर्ष की तरह ये भी इनको सिर्फ आक्रांत करता है। आक्रांत करने के बाद धन उपहार लेकर ये भी पुनः दक्षिण भारत चला जाता है। तो ये जानते रहिएगा कि यहाँ पर इन लोगों ने शासन नहीं किया है, आक्रांत करने के बाद ये पुनः जो है दक्षिण भारत चले जाते हैं। तो दक्षिण भारत चले जाते हैं। अब इसके बाद नागभट्ट द्वितीय के बाद जो अगला शासक होता है वो होता है रामभद्र। एक निर्बल शासक होता है जिसका नाम होता है रामभद्र। ये अगला शासक होता है रामभद्र। इसका टाइम होता है 833 से 836, 833 से 836, ये इसके शासन का टाइम है। रामभद्र के शासन का टाइम पूछे तो 833 से लेके 836। से लेके 836 ये इसके शासन का टाइम है। और ये कहा गया कि ये एक निर्बल शासक होता है। और इसके समय में जो पाल वंशी शासक होता है जिसका नाम होता है धर्मपाल का लड़का होता है जिसका नाम होता है देवपाल। कौन होता है? तो देवपाल। पाल वंश में एक शक्तिशाली शासक का उदय होता है जिसका नाम होता है देवपाल। तो देवपाल ने रामभद्र के ऊपर आक्रमण किया और इस आक्रमण में जो है इसको पराजित करके गुर्जर प्रतिहार के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और कन्नौज पर भी इसका अधिकार हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये देखते हैं कि इस इसको हम तृतीय चरण मान लेते हैं। ठीक है।
तो इस चरण में देखते हैं कि पाल सत्ता जो है यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत दिखाई देती है और प्रतिहारों पर इनका अधिकार हो जाता है। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रकूटों की, तो इस समय जो है राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में उनकी जो स्थिति होती है वो थोड़ा सा वहाँ पर आपसी संघर्ष में थोड़ा सा वो लोग उलझ जाते हैं और उलझने के कारण ये उत्तर भारत की राजनीति की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और इस समय जो यहाँ का शासक होता है वो अमोधवर्ष होता है। गोविंद तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंशी शासक होता है अमोधवर्ष। अमोधवर्ष बड़ा शांतिप्रिय शासक होता है और शांतिप्रियता के कारण भी हो सकता है इसने उत्तर भारत की राजनीति की तरफ हस्तक्षेप नहीं किया। अब रामभद्र के बाद जो अगला शासक होता है गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है जिसका नाम होता है मिहिर भोज। इतिहास में दो भोज के बारे में चर्चा की जाती है। तो इस वंश का एक होता है मिहिर भोज और एक परमार वंशी राजा भोज। तो दो शासक हुए हैं इतिहास में, जानते रहिएगा। एक भोज वो परमार वंश का शासक होता है और ये होता है मिहिर भोज, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक होता है। अब इसके शासन टाइम की बात की जाए तो इसके शासन टाइम की बात होगी तो ये हो जाएगा 836 से लेके 885। 836 से लेके 885 ये जानते रहिएगा इसके शासन का टाइम है। आठ सौ 836 से लेके 885, ठीक है, ये इसके शासन का टाइम है। अब इसके उपाधियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है। इसकी उपाधि कौन कौन सी थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जानते रहिएगा। मिहिर भोज की उपाधि आदिवराह और प्रभास पाटन। आदिवराह और दूसरा है प्रभास पाटन। प्रभास पाटन और आदिवराह ये इसकी दो उपाधियां हैं। आदिवराह की उपाधि भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए इसने धारण की थी। तो इससे एक और ये बात जानकारी मिलती है कि ये किस धर्म का अनुयायी था। इसके धर्म के बारे में भी हमको पता चलता है। अगर धर्म की बात करें कि ये किस धर्म का अनुयायी था, तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कैसे पता चलता है कि ये वैष्णव धर्मानुयायी था, तो चूंकि इसने जो उपाधि धारण की थी वो किसकी उपाधि धारण की थी, आदिवरा की। आदिवरा से ये पता चलता है कि वैष्णव धर्म का ये धर्मावलंबी था या वैष्णव धर्म को मानने वाला था। क्लियर हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर आप बता सकते हो। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने जो है दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। ये पहला ऐसा उत्तर भारतीय शासक होता है जिसने दक्षिण भारत के शासक को पराजित किया। ठीक है, दक्षिण भारत के शासक आमोदवर्ष पर इसने आक्रमण किया और उसे पराजित किया। ये कहा जाता है कि प्रथम संघर्ष जब होता है दक्षिण भारत के शासक आमोदवर्ष से, तो उस संघर्ष में आमोदवर्ष का जो सामंत होता है ध्रुव से ये पराजित हो जाता है। लेकिन उसके बाद इसने अपनी शक्ति पुनः जो है संगठित करने के बाद जब द्वितीय आक्रमण करता है तो इसमें आमोदवर्ष को ये पराजित कर देता है। तो ये पहला शासक होता है उत्तर भारत का। ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था उसमें ये पहला शासक होता है जिसने ये दक्षिण भारत के शासक को पराजित किया। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका पाल वंशी शासक देवपाल के साथ भी संघर्ष हुआ। और प्रथम जब संघर्ष देवपाल के साथ इसका होता है तो प्रथम संघर्ष में ये देवपाल से पराजित हो जाता है। लेकिन द्वितीय संघर्ष में हुए जब दूसरी बार देवपाल के साथ इसका संघर्ष होता है तो दूसरी बार हुए संघर्ष में ये देवपाल को पराजित कर देता है। और कुछ इतिहासकारों ने ये बताया कि देवपाल की जगह वो शासक होता है रामपाल। तो जो भी हो, लेकिन द्वितीय ये संघर्ष में ये कहा जाता है कि इसने पालों को भी पराजित किया था।
तो इस प्रकार जो है इसके शासन के समय जो है प्रतिहार वंश एक विस्तृत क्षेत्र में जो है स्थापित हो जाता है। और इसकी जो जानकारी का एक और इसकी मिहिर भोज के बारे में जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति, इसका एक अभिलेख है जिसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये आप बता सकते हो, इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज का। मिहिर भोज का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका, सॉरी ग्वालियर अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति मत कहिएगा, गलत हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, ठीक है, ग्वालियर अभिलेख। तो ये पूछे कि ग्वालियर अभिलेख किसका है, तो आप बता सकते हो मिहिर भोज का। ग्वालियर अभिलेख किसका है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जानते रहिएगा कि ग्वालियर अभिलेख किसका है, तो ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज का है। और इसी के समय में सुलेमान भारत आया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अरबी यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया। सुलेमान, अरबी यात्री सुलेमान भारत किसके समय आया था। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज के समय। ये अरबी घोड़े का व्यापारी था। किसका, तो अरबी घोड़े का व्यापारी था सुलेमान। और ये किसके समय भारत आया, तो मिहिर भोज के समय में ये भारत आता है। जानती रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला शासक होता है वो होते हैं महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद अगला जो शासक होता है वो होते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के शासन की बात की जाए, इसके शासन का टाइम क्या था, तो 885 से लेके 910 तक, 885 से लेके 910 ये इसके शासन का टाइम है, ये जानते रहिएगा। और ये मिहिर भोज के बाद ये भी एक शक्तिशाली शासक होता है और उसके मिहिर भोज के द्वारा जीते गए प्रांतों पर इसका भी अधिकार बना रहता है। कुछ इतिहासकारों ने तो इसे अंतिम महान हिंदू शासक कहा है। ये कहा जाए कि किसने जो है किसे जो है अंतिम महान हिंदू शासक कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, प्रतिहार वंशी शासक महेंद्रपाल को अंतिम महान हिंदू शासक कहा जाता है। अंतिम महान हिंदू शासक इसके बारे में भी कहा जाता है। और इसी के समय जो है इसका जो गुरु होता है जिसका नाम होता है राजशेखर। राजशेखर, राजशेखर स्वयं को इसका गुरु बताता है। और राजशेखर की कई सारी रचनाएं हैं, जैसे काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल रामायण और भुवन कोश। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, विद्वशाल भंजिका किसकी रचना है और बाल रामायण। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि ये राजशेखर द्वारा रचित है। ठीक है,
किसकी रचना है? तो राजशेखर की। ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इससे भी प्रतिहार वंश के बारे में पता चलता है। तो ये किसका गुरु था अगर ये पूछा जाए तो ये प्रतिहार वंशी शासक महेंद्रपाल का गुरु था। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। और इसके बाद जो अगला शासक होता है वो होता है महिपाल। कौन होता है? तो महिपाल। ये अंतिम महान शासक होता है इस वंश का। ये कहें तो शक्तिशाली शासक होता है महिपाल। और ये 912 से लेकर 943 तक इसने शासन किया। 912 से लेकर 943 इसके शासन का जो टाइम है वो 912 से लेकर 943 इसके शासन का टाइम होता है। यह भी एक शक्तिशाली शासक होता है। और उसके बाद जो भी सारे शासक होते हैं वो निर्बल शासक होते हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद एक शासक होता है जिसका नाम होता है राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में ये कहा जाता है कि 1018 में इसके ऊपर 1018 1018 ईस्वी में इसके समय में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी का ये सामना नहीं कर पाता राज्यपाल, और ये अपने इन क्षेत्रों को छोड़कर भाग जाता है। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो ये पूछा जा सकता है कि किस प्रतिहार वंशी शासक के समय में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। अगर ऐसा पूछा जाता है तो राज्यपाल के समय में। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के समय में महमूद गजनवी का आक्रमण भारत पर हुआ था। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। अगर पूछा जाए कि किसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया तो महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। तो इस क्वेश्चन को जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो राज्यपाल के ऊपर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, और ये डर कर इन क्षेत्रों को छोड़कर भाग जाता है। और जब इन क्षेत्रों को छोड़कर भाग जाता है तो महमूद गजनवी यहाँ पे लूटपाट करता है, बहुत सारे मंदिरों को इसने ध्वस्त कर दिया। और जब ये डर कर यहाँ से भाग जाता है तो इसी बात से नाराज होकर इसका जो समकालीन चंदेल वंशी शासक होता है जिसका नाम होता है विद्याधर चंदेल, इसका विद्याधर चंदेल, ये चंदेल वंशी शासक होता है, ये इससे नाराज हो जाता है। और नाराज होने के बाद इसने एक संघ बनाया और संघ बनाकर इसके ऊपर राज्यपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण से जो है राज्यपाल को यहीं पर जो है इसका विद्याधर चंदेल का एक सामंत होता है अर्जुन, उसके द्वारा इसकी हत्या करा दी गई। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और उसके बाद इस वंश का जो आखिरी शासक होता है प्रतिहार वंश का, अगर पूछे कि आखिरी शासक कौन था तो यशपाल। इस वंश का आखिरी शासक कौन होते हैं? तो यशपाल। यशपाल जो है प्रतिहार वंश का आखिरी शासक था। लगभग इसके शासन की टाइम की बात की जाए तो 1036-38 के आसपास इसका शासन का टाइम होता है। तो इस प्रकार से इस वंश का जो आखिरी शासक होता है वो कौन होता है? तो वो होता है यशपाल। यशपाल इस वंश का आखिरी शासक होता है। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो इस जो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है अंततः उसमें जो है ये प्रतिहार वंश अपने आप को इन सभी वंशों में श्रेष्ठ साबित करता है। और प्रतिहारों के बारे में तो ये भी कहा जाता है, अरबी यात्रियों ने इनके बारे में ये बताया कि प्रतिहार जो है ये मुस्लिम शासकों के सबसे बड़े शत्रु थे। तो अगर और ये भी कहा जाता है इनके बारे में कि ये इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु थे। तो अगर पूछा जाए कि किस राजपूत राजवंश के बारे में ये कहा जाता है कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार वंश को इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। किसका शत्रु कहा जाता है? तो इस्लाम का। इस्लाम का शत्रु। ठीक है, अगर कहें कि इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता है तो इस्लाम का शत्रु
गुर्जर प्रतिहार वंश को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो अरबियों ने इनके बारे में कहा। अरबी इतिहासकारों ने बताया कि जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है ये इस्लाम के लिए शत्रु के समान है और इन्होंने ही ज़्यादा जो है मुसलमानों को परेशान किया। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे शक्तिशाली वंश होता है, राजपूतों में सबसे शक्तिशाली वंश होता है। और इन्होंने जो है भारत के लिए द्वारपाल का कार्य किया है। किसका? द्वारपाल का। ठीक है, तो इन्होंने भारत के लिए जो है द्वारपाल का कार्य किया है। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जाए तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आएगा वो तो यही हो जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ द्वारा किए गए आबू पर्वत पर यज्ञ से होती है। किससे होती है? तो वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति होती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। और दूसरा अगर क्वेश्चन इससे बनता है तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस वंश का संस्थापक शासक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक शासक कौन होता है? तो आप बता सकते हो कि नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक शासक माना जाता है, नागभट्ट प्रथम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक शासक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नागभट्ट प्रथम। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयानक। जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। जयानक जिसने लिखा पृथ्वीराज विजय, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद बरदाई की है पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई लिखा किसका दरबारी कवि था? ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था जिसने संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। अगर ये भी पूछा जाए आपसे कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किसने किया है? तो ये चंद बरदाई ने इसका उल्लेख किया है, पृथ्वीराज रासो ने इसका उल्लेख किया और उसको अन्य नामों से भी संबोधित किया है। तो ये जानते रहिएगा। खैर जब चलेंगे चौहान वंश में तब इसके बारे में बताएंगे आगे इस कहानी के बारे में। तो ये जानते रहिएगा। और उसके बाद अगर इस वंश से और क्वेश्चन पूछे तो ये पूछा जा सकता है कि ग्वालियर प्रशस्ति किसकी रचना है या ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? ये अगर पूछा जाता है तो मिहिर भोज की है। किसकी है? तो मिहिर भोज की है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति किसकी रचना है अगर ये पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज की रचना है ग्वालियर प्रशस्ति, या ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज की है। जो भी पूछे तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और अगर ये पूछे कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में प्रतिहारों की तरफ से पहला शासक कौन होता है जिसने भाग लिया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा वत्सराज। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक होता है जिसने भाग लिया है। तो ये जानते रहिएगा, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये हो जाएगा वत्सराज। ठीक है। और उसके बाद अगर एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन होता है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है मिहिर भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। और इसकी उपाधियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसकी उपाधियों से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी। अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। आदिवरा और प्रभास पाटन इसकी दो उपाधियां हैं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए ही इसने आदिवरा और प्रभास की उपाधि धारण की है, ये जानते रहिएगा। और किसके समय में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया, अगर ऐसा पूछा जाता है तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज के समय में ही अरबी यात्री सुलेमान जो अरबी घोड़े का व्यापारी था, ये इसके समय में भारत आता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और उसके बाद जो है महेंद्र प्रथम, मिहिर भोज के बाद जो शासक होता है, इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजशेखर किसका गुरु था।
राजशेखर किसका गुरु था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रथम का। महेंद्र प्रथम का महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम का गुरु कौन था? अगर ऐसा भी पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजशेखर। अब राजशेखर द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है? काव्य मीमांसा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजशेखर। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वसाल वंजिका, बाल रामायण और भुवन कोश, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजशेखर। राजशेखर की ये सारी रचनाएं हैं। यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि 1018 में जो है, जब 1018 में जब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन होता है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल ने जब 1018 में शासन कर रहा होता है तो इसी के समय में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और ये महमूद गजनवी का सामना नहीं कर पाता। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है। और राज्यपाल के विरुद्ध किसने एक संघ बनाया था या संघ का नेतृत्व किया था? अगर ऐसा पूछा जा सकता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल वंशी शासक विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल के खिलाफ एक संघ का नेतृत्व किया, क्योंकि उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि ये जो राज्यपाल है गुर्जर प्रतिहार का एक निर्बल शासक होता है, ये महमूद गजनवी के आक्रमण से डर कर भाग जाता है और उसके बाद जो है इसी के कारण इसको दंडित करने के लिए चंदेल वंशी शासक विद्याधर चंदेल ने इस पर आक्रमण किया और उस आक्रमण से पराजित करके मार देता है। तो ये जानते रहिएगा। और ये डर कर भाग जाता है। और इसकी हत्या किसने की? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, इसकी हत्या विद्याधर चंदेल के एक सामंत जिसका नाम होता है अर्जुन के द्वारा इसकी हत्या की जाती है। और इस वंश का अगर पूछे अंतिम शासक कौन था, आखिरी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशपाल। ठीक है, ये जानते रहिएगा इस वंश का आखिरी शासक कौन होता है, तो यशपाल इस वंश का आखिरी शासक होता है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।